वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वॉकिंग डेड सीरीज का पहला सीजन, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सीरीज की शुरुआत में डेप्यूटी रिक ग्राइम्स को दिखाते हैं जिसे एक शूटआउट के दौरान गोली लग गई थी। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती है और कुछ लाशों को एक कमरे में बंद किया होता है। रिक एकदम कंफ्यूज होकर एक साइकिल पर अपने घर जाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी और बेटा होते ही नहीं। और जब वो वहाँ से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है। रिक वहीं पर बेहोश। होश में आने पर वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन नाम का एक आदमी फिर रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है, तो रिक एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये घाव गन शॉट से लगा था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर मॉर्गन रिक को आजाद कर देता है। वो ये भी बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज को यहाँ पर वॉकर कहा जाता है। अब रात को मॉर्गन के घर के आसपास कई ज़ॉम्बीज दिखते हैं। उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी भी है। मॉर्गन रिक को बताता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। फिर वो रिक को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि सीडीसी के बारे में बताता है, जहाँ इस इन्फेक्शन की दवा पर रिसर्च किया जा रहा है। अब रिक, मॉर्गन और उसका बेटा ड्वेन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ से वो गन उठा लेता है और एक राइफल और रेडियो मॉर्गन को दे देता है। इसके बाद तो रिक एक पुलिस कार में अटलांटा की ओर निकलता है। यहाँ से मॉर्गन और ड्वेन घर लौट आते हैं। लेकिन होता ये यहाँ पर कि मॉर्गन ऊपर जाकर ज़ॉम्बीज को लगातार शूट करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच रिक को दिखाते हैं तो हाईवे से सर्वाइवर्स कैंप को एक मैसेज भेजता है, और ये वही कैंप है जहाँ पर उसकी पत्नी लॉरी अपने बेटे काल के साथ होती है। वो मैसेज रिसीव करते हैं लेकिन अटलांटा के इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में रिक को वार्निंग मैसेज नहीं भेज पाते। अब यहाँ पर लॉरी रिक के बेस्ट फ्रेंड शेन के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है। रास्ते में यहाँ कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर नहीं आता। फिर वो अपने पिता के फार्म में जाता है जहाँ उन्होंने पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और आखिर में खुद भी मर गए थे। रिक फिर फार्म से एक घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। जब वो अटलांटा सिटी पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रिक उसी साउंड को फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि ज़ॉम्बीज की भीड़ में वो फंस जाता है। ज़ॉम्बीज तो घोड़े पर भी अटैक करते हैं और रिक फिर वहां से बचकर कैसे भी करके निकल जाता है। अब यहाँ से वो एक मिलिट्री टैंक के अंदर छुप जाता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। तभी उसे रेडियो पर उसके फ्रेंड ग्लेन की आवाज आती है। यहाँ सर्वाइवर्स कैंप में लॉरी मशरूम्स तोड़ने के बहाने जंगल में जाती है और वहाँ शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। तो यहाँ रेडियो पर एक आदमी रिक को वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज घोड़े को खा रहे हैं, तुम जल्दी से वहां से भाग जाओ, ये सही मौका है तुम्हारे लिए। रिक भी हिम्मत करके टैंक से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। फिर वो एक जगह पर ग्लेन से मिलता है। दोनों लैडर की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। वहां से वो सीधे एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर होता है। यहाँ पर ग्लेन और उसके साथी फूड आइटम्स को लेने के लिए आए थे, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से मरिल नाम का आदमी ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर टी डॉग नाम का एक आदमी भी होता है जो मना करता है क्योंकि उसके एम्यूनेशन खत्म हो रहे थे और वो नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए। फिर रिक को बीच में घुसना पड़ता है और वो मरिल को पीटता है। उसे एक पाइप के साथ हथकड़ी भी लगा देता है। अब यहाँ पर मॉरल्स नाम का आदमी बताता है कि अटलांटा में देखो, कोई सर्वाइवर कैंप है ही नहीं, सब झूठ है। दरअसल हम और बाकी सर्वाइवर्स पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो बिल्डिंग के बेसमेंट से होकर बचना चाहते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज हट चुके हैं। तो रिक सजेस्ट करता है कि देखो, पास के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हम वहां से बच सकते हैं क्योंकि वहां शायद वो ना हो। पर वहां के सर्वाइवर्स बताते हैं कि ज़ॉम्बीज के बीच से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो जिंदा लोगों को सीधा स्मेल कर सकते हैं। बस फिर रिक को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी का खून और बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर लगा लेते हैं। साथ ही वो हथकड़ी की चाबी टी डॉग को दे देता है। फिर टी डॉग कैंप को मैसेज करता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, पर शेन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लगता है ये मरने वाला है। इसी बीच रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज के बीच से बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं। लेकिन उनका बैड लक तो देखो, अचानक बारिश हो जाती है और उनके शरीर पर लगा हुआ खून साफ हो जाता है और अब ज़ॉम्बीज को उनकी बू आने लगती है और वो उनको चेस करते हैं। दोनों बचकर एक ट्रक तक पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से, और रिक ग्लेन से कहता है कि भाई, तुम ट्रक को बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओ कैसे भी करके। फिर वो एक स्पोर्ट्स कार का ग्लास तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है, जिससे होता यह है कि ज़ॉम्बीज वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ ही बिल्डिंग से नीचे आकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। लेकिन टी डॉग गलती से हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मेरिल बिल्डिंग में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, जबकि उसके साथ ही अटलांटा से बाहर निकल जाते हैं। मरिल अब खुद से ही बातें करता है, लगता है उसका अंत नजदीक आ गया है, और तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा पीटता है। तो मरिल भी उससे निपटने के लिए वहां पर आरी को निकालने की कोशिश करता है। यहाँ कैंप में लॉरी काल के बाल काट देती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी पहाड़ की शांति को चीरती हुई ग्लेन की स्पोर्ट्स कार वहां पर आ जाती है। दरअसल प्रॉब्लम यह हो गई है यहाँ पर कि वो कार का अलार्म ऑफ करना नहीं जानता।
लेकिन उसकी किस्मत थोड़ा अच्छी होती है कि जिम नाम का एक आदमी वहां उसकी मदद करता है। पीछे से उनका ट्रक भी आ जाता है। मोरल्स अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है दोस्तों। फिर रिक लास्ट में उतरता है और अपनी फैमिली को देखकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो शेन को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसने इतने दिनों तक रिक की पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखा। अब उनके साथियों में से डेल नाम का आदमी कहता है कि देखो, हमें डेरिल को उसके भाई के बारे में बता देना चाहिए। रुके दोस्तों, ये डेरिल कौन है आपको पता चल जाएगा, पर रिक कहता है कि देखो मैं खुद उसे बताऊंगा। दूसरी ओर होता यह है कि एंड नाम के आदमी से शेन की बहस हो जाती है। फिर रात को दिखाते हैं तो लॉरी रिक को उनका फोटो एल्बम दिखाती है जो वो घर से लेकर आई थी। सुबह रिक देखता है कि करोल नाम की औरत ने उसका यूनिफॉर्म धोकर बिल्कुल इस्त्री कर दिया है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर घटनाक्रम होता रहता है। दूसरी ओर मोरल्स, डेल और जिम ने मिलकर ग्लेन की कार के सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं, लेकिन रिक दोस्तों अभी भी मरिल को लेने वापस अटलांटा जाना चाहता है। पर तभी होता यह है कि जंगल से बच्चों की चीखें आती है। वो जाकर देखते हैं तो एक हिरन को ज़ॉम्बी काट रहा है। फिर ये लोग ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। तभी झाड़ के पीछे से डेरिल आता है। अब वो परेशान है दोस्तों क्योंकि उसने इस हिरन का शिकार किया था, लेकिन अब वो उसे खा नहीं सकते। खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया है। अब शेन डेरिल को बताता है कि रिक उसके भाई मरिल को अटलांटा में ही छोड़ आया, तो वो गुस्से में चाकू उठा लेता है दोस्तों, पर वो उसे शांत करते हैं और फिर डेरिल, रिक, ग्लेन और टी डॉग मरिल को लेने वापस अटलांटा जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो टी डॉग बच गया था। अब शेन रिक के रिवॉल्वर के लिए एम्यूनेशन के 4 राउंड्स देता है। फिर डेल भी रिक को वायर कटर्स देता है। रिक उससे ये भी कहता है कि मैं खोया हुआ टूल बैग जरूर लेकर आ जाऊंगा। अब जब वो चले जाते हैं तो शेन काल को पास के तालाब में मेंढक पकड़ना सिखाता है। दूसरी ओर औरतें कपड़े धो रही होती हैं। तब लॉरी आकर काल को वापस कैंप में भेज देती है और शेन को वार्न करती है कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो प्लीज। तभी एड भी अपनी पत्नी करोल को बुलाता है, पर एंड्रा नाम की एक औरत उसे रोक देती है दोस्तों। और जब करोल इंकार करती है तो एड उसके मुंह पे पंच कर देता है। इतने में होता यह है कि शेन वहां पर आकर एड को पीट देता है। करोल भी शौक के मारे रोने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ दिखाते हैं तो रिक, डेरिल, ग्लेन और टी डॉग वैन को रेल रोड पर छोड़कर उस बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाते हैं। वो खून से गीली आ रही और एक कटा हुआ हाथ देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। कैंप के पास यहाँ एंड्रा और उसकी बहन आर्मी की एक बोट में फिशिंग कर रही होती है। दोनों अपने पापा और अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, पर दोनों की उम्मीद है कि उनके पेरेंट्स फ्लोरिडा में ठीक होंगे और यहाँ की तरह वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैला होगा, ये इनके दिमाग में चलता है। यहाँ कैंप में डेल देखता है कि जिम बहुत देर तक एक जगह पर बेलचे से खुदाई कर रहा है, पता नहीं क्यों। अटलांटा में डेरिल टी डॉग पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है, पर रिक उसे शांत कर देता है कि क्यों कर रहे हो ये फालतू की चीजें। फिर वो मरिल का कटा हुआ हाथ एक बैग में डाल देते हैं दोस्तों। उसका हाथ कट चुका था। साथ ही वो खून के निशान को फॉलो करके पास के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ डेल के पूछने पर भी जिम नहीं बताता कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है। दूसरी ओर एंड्रा और एमी ढेर सारा फिश पकड़ लेती है। वहाँ रिक की टीम किचन में जाकर देखती है शायद मरिल ने अपने घाव को आग से डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की थी। अब आगे तलाश करने से पहले रिक वेपन्स वाला बैग निकाल लेना चाहता है। कैंप में सभी जिम को रोकते हैं क्योंकि वो लगातार खुदाई करता जाता है, पता नहीं क्यों, किसी को बताता भी नहीं। और अटलांटा में ग्लेन चुपचाप गन्स वाला बैग लेने के लिए जाता है और रिक, टी डॉग और डेरिल उसे कवर करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक अजनबी आकर डेरिल से बात करने लगता है। तभी होता ये कि कुछ आदमी और आकर गैलन को पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर डेरिल एक एरो फायर करता है जो कि उस गैंग के एक आदमी को लग जाती है। वो लोग भी अपने घायल साथी और गन्स का बैग वहीं पर छोड़कर ग्लेन को लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों कैंप में दिखाते हैं तो शेन जिम को एक पेड़ के साथ बांध देता है। वो माफी मांगता है कि देखो मैंने तुम सबको डरा दिया, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों खोद रहा था, लेकिन कल रात मुझे कोई डरावना सपना आया, लेकिन अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सारी चीजें। वहाँ दोस्तों दूसरी ओर रिक की टीम को पता चल जाता है कि घायल आदमी का नाम मिगुएल है। मिगुएल इनको अपने ग्रुप के पास लेकर जाता है। उनका लीडर ग्लेर्मो कहता है कि मिगुएल और गन्स वाले बैग को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे आदमी ग्लेन को नीचे फेंक देंगे। और अब टी डॉग और मिगुएल वापस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। डेरिल कहता है कि हमें ग्लेन की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लेन से, लेकिन ग्लेन ने रिक की जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वो फिर से ग्लेर्मो के पास जाते हैं, लेकिन गन्स ना लौटाने का फैसला करते हैं। और तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर विनती करती है कि फिलिप को मत लेकर जाओ। अब ये फिलिप कौन है, रुक जाओ दोस्तों, पता चल जाएगा। वो औरत इनको पीछे के कमरों के पास लेकर जाती है जहाँ कुछ बुजुर्ग औरतें होती है। तो पता चलता है कि ग्लेर्मो फिलिप नाम की नर्स के साथ मिलकर इन बुजुर्गों को ज़ॉम्बीज और दूसरे डाकुओं से बचा रहे हैं। लगता है बढ़िया लोग हैं यार ये। अब इनका मिशन देखकर रिक उन्हें अपने आधे वेपन्स दे देता है। फिर जब वो रेल रोड पर पहुंचते हैं तो उनका वैन वहां से गायब हो जाता है। पता नहीं कौन ले गया, लगता है मैरल ले गया होगा वैन को। फिर वो पैदल ही चलकर कैंप में लौट आते हैं। तो वहां पर एंड्रिया डेल से एक पेपर रैपर मांगती है ताकि वो अपना मरमेड नेकलेस संभाल कर रख पाए। वो इसे एमी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहती है। दूसरी ओर दोस्तों शेन जिम को खोल देता है
और बच्चों के साथ मिलकर फिश की क्लीनिंग करता है। शाम को सभी फ्रेंड फिश एंजॉय करते हैं। अब कैरोल एड के टेंट में जाती है, लेकिन वो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लेना चाहता। कैंप फायर में डेल कहता है कि टाइम को ट्रैक करने के लिए मैं रोज अपने वॉच को वाइंड करता रहता हूँ। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच होता यह है, एड को एक ज़ॉम्बी अटैक कर जाती है। दूसरा ज़ॉम्बी तो एमी का हाथ चबा जाता है। अब वहां पर बिल्कुल हलचल मच जाती है, लेकिन सभी मिलकर ज़ॉम्बीज़ अटैक को मैनेज कर लेते हैं। एंड्रिया अपनी बहन की लाश पर रोने लग जाती है। तब जिम बताता है कि शायद मुझे सपना आया था कि कई लोगों की मौत होने वाली है और इसी वजह से मैं सारा दिन कब्र खोद रहा था। अगले सुबह रिक मॉर्गन को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके बताता है कि अटलांटा सिटी अब ज़ॉम्बीज़ का राज्य बन चुका है, इसलिए तुम अटलांटा से दूर रहना प्लीज। एंड्रा एमी की लाश के पास बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब लॉरी उसे दिलासा देती है कि देखो, अपने आप को संभालो। दूसरी ओर ग्लेन और टी डॉग लाशों को जला रहे होते हैं और रिक तो एंड्रिया से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर गन तान देती है। फिर उसे घबराकर दूर जाना पड़ता है। अब आगे डेरिल कहता है कि हमें जल्द से जल्द एमी को डिस्पोज करना होगा, वरना वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनकर हम पर अटैक कर देगी। लेकिन वो एंड्रिया को शोक मनाने का वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मॉरल्स और डेरिल एक लाश को फिर आग में डालने चाहते हैं, लेकिन ग्लेन कहता है कि इन्हें दफनाना होगा। फिर जैक्वी नाम की औरत और जिम मिलकर लाशों को इकट्ठा करते हैं। तभी जैक्वी जिम की शर्ट पर खून देखकर उससे सवाल करती है, पर वो कहता है कि ये खून ये तो लाशों को उठाते वक्त लग गया था। लेकिन जब जैक्वी को सच पता चलता है तो जिम कहता है कि प्लीज प्लीज किसी को मत बताओ, पर जैक्वी तो घबराकर सबको बता देती है। इतने में जिम बेलचा उठा लेता है। टी डॉग तो उसको पीछे से पकड़ लेता है और डेरिल उसकी शर्ट उतार कर देखता है। ओहो, तो उसके पेट में ज़ॉम्बी बाइट का निशान होता है। अब सभी सोचने लग जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, पर रिक उसे मारने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखो, हमें इसे लेकर सीडीसी जाना होगा और वो सीडीसी यहाँ से 25 मील की दूरी पर है, बस हम सब वहां पर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। पर शेन कहता है कि हमें फोर्ट बिगिनिंग के आर्मी बेस में चले जाना चाहिए, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 मील्स की दूरी पर है। वहां ज्यादा सेफ होगा, दोनों जगहों पर खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। पर रिक का मानना होता है कि फोर्ट बिगिनिंग अब तक लोगों से भर गया होगा। इतना ही नहीं, सीडीसी में ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक या फिर टेररिस्ट अटैक के वक्त सबसे पहले सीडीसी को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच डेरिल जिम को मारने जाता है, लेकिन रिक उस पर गन तान देता है कि देखो, अभी ऐसा कुछ मत करो। शेन भी रिक को ही सपोर्ट करता है। तब जाकर डेरिल अपना वेपन फेंक देता है। इसके बाद रिक जिम को वैन के अंदर के बेडरूम में भेजता है। दूसरी ओर डेल एंड्रा को बताता है कि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट थी, मैं उसे हर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, लेकिन वो पहले से ही अपना अंत स्वीकार कर चुकी थी। जब वो मर गई थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक धोखा था मेरा। तभी एंड्रिया भी स्माइल करके एक पिंक टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ मरमेड नेकलेस निकालती है। फिर वो एमी को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे नेकलेस पहनाती है। दूसरी ओर डेरिल मरे हुए ज़ॉम्बीज के सर पर कुल्हाड़ी मारता रहता है, और जब वो एड के सर पर मारना चाहता है तो कैरोल उसको रोक देती है और कहती है इसे तो मैं मारूंगी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर एड के सर पर लगातार वार कर जाती है। वो कई सालों से एड के जुल्म सह रही थी और अब अपना सारा गुस्सा आज निकाल रही होती है। यहाँ एंड्रिया एमी से माफी मांगती है और फिर उसके सर पे शूट कर देती है। क्या करती बेचारी। डेरिल लाशों को जला देना चाहता है, लेकिन लॉरी कहती है हमें सबको शोक मनाने का वक्त तो देना ही चाहिए, फिर हम लाशों को दफना देंगे, उनको जलाना ठीक नहीं होगा। यहाँ वैन के अंदर जिम को थोड़े अजीब विजुअल्स दिखते हैं। वो देखता है कि उसकी बाइक से खून निकल रहा है और कई लोग मरे पड़े हुए हैं। बाहर फिर मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है। डेल एमी की लाश को एक कब्र की ओर लेकर जाता है, लेकिन एंड्रे उसे रोक देती है। यहाँ वैन के अंदर जिम खांसता है तो खून निकल जाता है। रिक कहता है कि हम तुम्हें सीढ़ी से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर शेन लॉरी से कहता है कि तुम रिक को कन्विंस करो कि सिटी से जाने का फैसला गलत है, पर लॉरी साफ कह देती है कि देखो, हम रिक के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। इनकी बातचीत सुनकर रिक को लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। बात भी सही है, हुआ तो था। इसके बाद रिक, शेन और डेल जंगल के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना चाहते हैं। शेन तो फिर से रिक से कहता है कि देखो, सीडीसी जाना ठीक नहीं है, पर रिक तो अपने फैसले पर बिल्कुल अड़िग रहता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। अब सभी अपनी गन्स लेकर अलग अलग दिशाओं में चेक करने जाते हैं। शेन अपनी गन उठाता है तो उसका एम रिक पर पड़ जाता है और वो गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड्स के लिए बिना हिले खड़ा रहता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और उसका फोकस टूट जाता है। फिर वो अपनी गन फेंक देता है नीचे। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि डेल उसे देख रहा था। यहाँ कैंप में लौटकर शेन सबको बताता है कि हमें रिक का फैसला मान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ही भलाई है। हम कल सुबह सीडीसी की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रिक मॉर्गन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं, हम वहां का रूट मैप हमारी रेड कार पर टेप से चिपका कर जाएंगे, ताकि तुम और तुम्हारा बेटा मैप को फॉलो करके सीडीसी पहुंच सके। अब यहाँ शेन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी को एक साथ रहना होगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा।
तभी मॉरल्स बताता है कि मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाएगी, बल्कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं जहां मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं, बस फाइनल। इसके बाद रिक मॉरल्स को .357 मैग्नम रिवॉल्वर देता है। फिर मॉरल्स की बेटी करोल की बेटी सोफिया को अपनी गुड़िया देकर अपनी फैमिली के पास लौटाती है। फिर वो सभी मॉरल्स की फैमिली से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ वैन के अंदर जिम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रास्ते में तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वैन का रेडिएटर होज फट जाता है। फिर शेन और टी-डॉग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाते हैं। जिम कहता है कि मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग सीढ़ी से चले जाओ, मुझसे देखो तुम सबको खतरा है, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके साथी उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। जिम बार बार विनती करता है और फिर फाइनली उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो जिम को एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। जैकवे तो उसके गाल पर किस करती है और अपना सफर जारी रखते हैं। फिर ये लोग किसी और जगह पर एक वीडियो मॉनिटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। इसका नाम है डॉक्टर जेनर। वो बताता है कि इस वायरस आउटब्रेक के 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल गया था। फिर वो एक बायोहजार्ड सूट पहनकर अपनी लैब में पहुंचता है। साथ ही एक टिश्यू पेपर निकालता है जिस पर TS19 लिखा है। सैंपल निकालकर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसी दौरान वो गलती से सैंपल पर एक लिक्विड गिरा देता है। तभी एक अलार्म बजता है और उसे अलर्ट करता है कि एयर क्वालिटी टॉक्सिक हो गई है। वो तुरंत एक डीकंटामिनेशन चैम्बर में जाता है और अपना सूट निकाल देता है। साथ ही एयरलॉक की सेफ्टी के बीच अलर्ट मैसेज सुनता है कि फुल डीकंटामिनेशन शुरू हो गया है। वो परेशान हो जाता है कि उसका सैंपल अब किसी काम का नहीं रहा। वो जगह पूरी तरह जलने लगती है। अब जेनर बताता है कि मेरे सारे टेस्ट सैंपल्स मिट चुके हैं, इसलिए मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश। यहाँ दिखाते हैं दोस्तों दूसरी ओर तो रिक और उसके साथी शाम को सीडीसी पहुंच जाते हैं। वहाँ कई 100 लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो मेन बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बंद होती है। सिक्योरिटी मॉनिटर के जरिए जेनर उनको देख लेता है। बाहर तो ज़ॉम्बीज़ इनको सेंस कर लेते हैं कि अंदर कोई पक्का है। शेन कहता है कि अभी भी वक्त है, हम फोर्ट बेनिंग जा सकते हैं। एंड्रिया कहती है कि देखो फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, हम वहां तक जाएंगे कैसे। लॉरी भी घबरा जाती है लेकिन रिक उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो, तुम शांत हो जाओ। जेनर तो बड़बड़ाता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रिक फिर सिक्योरिटी कैमरा का मूवमेंट नोटिस कर लेता है और मेटल डोर्स पर पीटने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि हमें प्लीज अंदर अलाउ करो। इतने में दोस्तों ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं और तब दरवाजा खुलता है। अंदर से एक तेज रोशनी आती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक में इस आउटब्रेक की शुरुआत का सीन दिखाते हैं। एक्चुअली शेन रिक से मिलने के लिए किंग काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। उसने डेप्यूटी शेरिफ का यूनिफॉर्म पहना होता है। वो देखता है कि आर्मी जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर रही है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं वो लोग। वो यहाँ से रिक को बचाकर ले जाना चाहता है लेकिन उसके शरीर पर कनेक्ट किए हुए ट्यूब्स और वायर्स देखकर वो ऐसा नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें। दरअसल रिक कोमा में है दोस्तों। तभी 2 आर्मी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और शेन रिक के बेड के पीछे छुप जाता है ताकि कोई देख ना पाए। वो रिक को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी पावर ऑफ हो जाती है और सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वो अपने पार्टनर रिक को किसी भी तरह बचाना चाहता था। फिर वो उसके सीने पर कान रखकर सुनता है पर उसे रिक की धड़कन सुनाई नहीं देती। वो बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं रिक मर तो नहीं गया और वो रिक को कमरे में बंद कर देता है। कुछ भारी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। उसको ये लगता है कि उसका दोस्त रिक मारा गया। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रिक और उसके साथी सीडीसी के अंदर जा चुके हैं। तभी डॉक्टर जेनर आता है और सबका ब्लड टेस्ट करना चाहता है। अब करोल बताती है कि देखो मुझे इन अंडरग्राउंड जगहों से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे घुटन होती है यहाँ पर जेनर कहता है कि तुम ये मत सोचो कि ये बंद जगह है, आराम से रहो। वो उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर रिक पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स कहाँ पर हैं, आप अकेले रहते हैं कि यहाँ पर। जेनर बताता है कि सिर्फ मैं बचा हूँ। इसके बाद वो एंड्रा का खून लेता है तो वो तो पूछती कि ब्लड टेस्ट की जरूरत क्या है, अगर मुझे इन्फेक्शन होता तो बुखार होता ना। पर जेनर कहता है कि देखो ये यहाँ का प्रोसीजर है। फिर वो सीडीसी के अंदर वहां एक जगह खाना खाते हैं। यहाँ खाने और शराब की कोई कमी नहीं होती। सभी बड़े खुशी से खाना खाते हैं और खूब सारा ड्रिंक भी करते हैं। फिर सभी वहां के लग्जरियस बाथरूम्स में नहाते भी हैं। लेकिन शेन बहुत गुस्से में होता है और शराब की पूरी बॉटल पी जाता है। एंड्रिया भी बहुत उदास होती है। जेनर की खातिरदारी के लिए रिक उसको थैंक यू करता है क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों के बाद इतने मजे से खाया पिया। इसके बाद करोल कार्ल और सोफिया को सुलाने के लिए लेकर जाती है। लॉरी फिर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही होती है तो शेन लॉरी से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो। रिक कहते ही देखो तुमने मुझे छोड़ दिया है। लॉरी कहती है तुमने मुझे ये बताया था कि रिक मर गया इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई थी, लेकिन अब रिक जिंदा है इसलिए हम दोनों की रिलेशनशिप यहीं पर खत्म। लेकिन उसकी नीयत खराब होती है दोस्तों। वो लॉरी के साथ जबरदस्ती करता है लेकिन वो उसे नाखूनों से घायल कर देती है। और जब रिक सोने आता है ना
तो उसे पता चलता है कि लॉरी तो रो रही है। वो सोचता है कि लॉरी ज़ॉम्बी से घबराने की वजह से रो रही है। वो नहीं जानता कि कुछ देर पहले शेन ने उसके साथ क्या किया था। अगली सुबह सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और बच्चों के अलावा सभी बिल्कुल हैंगओवर में होते हैं। लॉरी रिक को एस्प्रिन देती है जो जेनर ने उसको दिया था। तभी शेन भी आ जाता है और कॉफी लेने के लिए जाता है। टी डॉग पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर ये नाखूनों के निशान कहाँ से आए, क्या तुम्हें किसी जॉम्बी ने काट दिया है? पर शेन कहता है कि एक्चुअली वो नींद में गर्दन पर मेरा नाखून लग गया था इसीलिए। इसके बाद जेनर आकर उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर वो उन्हें TS-19 यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट 19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये एक इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने CDC को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी थी। जेनर एक्सप्लेन करता है कि इन्फेक्शन के बाद इसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट गए थे और इसका खून वेसल के बाहर फैलने लगा। आखिर में जब पेशेंट मर गया तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब वो सभी एमी और जिम के बारे में सोचकर बड़े दुखी होते हैं। उनका भी यही हाल होगा, ये लोग ये सोच रहे होते हैं। तो अब जेनर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता है कि मरने के बाद TS-19 का क्या हुआ। अब उसके ब्रेन के अंदर के पार्ट्स धीरे धीरे चमकने लग जाते हैं। फिर उसके ब्रेन को एक बुलेट चीर देता है। एंड्रिया रियलाइज करती है कि उसने इसी तरह एमी के स्कल में बुलेट उतार दिया था। अब जेनर आगे कहता है कि देखो, मैं नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है या इसका इलाज क्या है, मुझे नहीं पता। दूसरे रिसर्च सेंटर्स में मेरा कांटेक्ट भी कट चुका है क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है। तब डेल उसको रोककर पूछता है कि दीवार पर लगा हुआ क्लॉक काउंटडाउन क्यों चल रहा है। दरअसल जब टाइमर 0 पर आ जाएगा तो बेसमेंट जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इस पूरे सेंटर को डीकंटामिनेट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ का लैब एक्सप्लोड हो जाएगा ताकि यहाँ के इन्फेक्शन सैंपल्स यहीं जलकर राख हो जाएं। और अब रिक, शेन, टी डॉग और ग्लेन जनरेटर्स को चेक करते हैं। जब वो बेसमेंट में होते हैं ना तो बिल्डिंग के इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाते हैं। कार्ल और लॉरी ऊपर के कमरे में होते हैं और तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर ही हवा कट हो जाती है। जेनर एक औरत की फोटो देखकर कहता है कि मैंने कम समय में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मुझे यकीन है कि मुझ पर तुम गर्व करोगी। अब लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लगते हैं। जेनर बताता है कि ये बिल्डिंग खुद को शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डीकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल है ही नहीं। तभी इमरजेंसी अलार्म्स जोर से बज जाते हैं। रिक सभी को अपनी चीजें उतारकर जल्द से जल्द बाहर भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकले जेनर उन्हें कंट्रोल रूम में यानी कि कंट्रोल सेंटर में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए बस, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस बिल्डिंग के साथ हम सभी एक्सप्लोड होने वाले हैं। डेरिल और शेन अपनी गन्स और कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जेनर कहता है कि यह दरवाजा इतने स्ट्रांग है कि रॉकेट लॉन्चर भी इनको तोड़ नहीं सकता। रिक तो जेनर पर चिल्लाता है कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम बचकर क्यों नहीं गए यहाँ से। और तब जेनर कहता है कि वो TS-19 सब्जेक्ट मेरी पत्नी थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आखिरी तक इस रिसर्च में अपनी कोशिश जारी रखूंगा। पर रिक और लॉरी कहते हैं कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन हमें बाहर जाने दो प्लीज। जेनर कंट्रोल सेंटर का डोर है अनलॉक कर देता है दोस्तों, लेकिन कहता है कि कंट्रोल सेंटर से तुम बाहर जा सकते हो लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाना नामुमकिन है। वो रिक से हाथ मिलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो एग्जिट की ओर भागते हैं, लेकिन जैक्वी CDC में रहना चाहती है क्योंकि वो एमी और जिम की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। तभी एंड्रिया भी CDC में रुकने का ही फैसला करती है। डेल भी एंटर के साथ रुकने का फैसला करता है। अब होता यह है कि CDC लॉबी में सारे दरवाजे लॉक होते हैं। वो दरवाजों और खिड़कियों पर पीटते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तक कि उन पर शूट भी करते हैं, लेकिन ग्लासेस को कुछ नहीं होता। तभी क्रॉल एक हैंड ग्रेनेड निकाल कर रिक को देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारा पैंट वॉश करने जा रही थी तो ये पैंट पॉकेट में था। रिक तो तुरंत उसे डिटोनेट कर देता है और डीकंटामिनेशन से कुछ ही मिनट पहले ग्रेनेड होता है ब्लास्ट और ग्लास फाइनली टूट जाता है। अब बेसमेंट में डेल एंड्रिया को प्रॉमिस करता है कि मैं इस हाल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर एंड्रिया नहीं चाहती कि डेल उसके साथ यहाँ पर मरे। बाहर वो ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए वैन की ओर भागते हैं। वैन में चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि डेल और एंड्रिया भी बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे होते हैं। जेनर और जैक्वी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिक्योरिटी मॉनिटर को देखते रहते हैं और खुश होते हैं कि रिक अपने साथियों के साथ बच निकला। डेल और एंड्रिया भागकर मिलिट्री ब्लॉकेड के पीछे छुप जाते हैं और तभी CDC बिल्डिंग होती है एक्सप्लोड। फिर दोनों भागकर वैन में चढ़ जाते हैं। अब रिक इंजन स्टार्ट करता है और वो उस जगह से दूर जाते हैं। इसी के साथ द वॉकिंग डेड का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आइए देखते हैं वॉकिंग डेड का सीजन 2। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सीजन 1 और सीजन 2 के इस कॉम्बो वीडियो को 20,000 से ज्यादा लाइक्स मिले तो हम इसके आगे के सीजन्स भी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। ये हमारा वादा है रॉकर्स। वैसे हम इसके लिए लाइक्स पर इसीलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि सीरीज के हर सीजन में लगभग 13 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट का होता है। उन सबको पूरा देखकर समझकर टेक्निकल स्टोरी को समराइजेशन करना और वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल काम तो है ना दोस्तों, आपको भी पता है, क्योंकि आप जैसे
वॉकर से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? आप हमारे हर पल्स को समझते हैं, पर अगर हमें इन वीडियोस के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिले तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, और अपनी ऑडियंस की पसंदीदा वीडियोस बनाने के लिए हमें और मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए बस आपके लाइक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये हमारे लिए एक तरफ से बूस्ट की तरह काम करेगा, और हम चार्ज अप होकर सीजन 3-4 करके वॉकिंग डेड के सारे सीजन्स कवर कर लेंगे। तो सीजन 2 को भी एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नए व्यूअर्स सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सीजन 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि कौन कौन सीडीसी से बचकर निकल चुके हैं। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। सबसे पहले तो रिक, फिर उसकी वाइफ लॉरी, उनका बेटा कार्ल, रिक का दोस्त शेन, ग्लेन जिसने सीजन 1 में रिक को बचाया था जब वो टैंक में फंस गया था, याद होगा आपको, फिर मरिल का भाई टेरिल, ठीक है। अरे मरिल याद है ना आपको, वही आदमी जिसे टेरेस पर लॉक करके ये लोग निकल गए थे। उसके बाद टी डॉग, फिर डेल, एंड्रिया और आखिर में सोफी और उसकी माँ करोल। तो ये सारे लोग सीडीसी से निकलकर हाईवे पर आ रहे होते हैं, पर अचानक रास्ते में ढेर सारी गाड़ियां इधर उधर खड़ी दिखती हैं, और इनके पीछे से आगे निकलना इनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। ये लोग उतरकर उन गाड़ियों में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं कुछ खाने पीने का मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। टी डॉग उन कार्ड से पेट्रोल निकालने लगता है। शेन को एक गाड़ी में वाटर कैंस मिलते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन अचानक बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज इनकी ओर आ जाते हैं। असल में ज़ॉम्बीज भी खाने की तलाश में यहाँ पर आ रहे हैं। अब इन्हें बिना कोई आवाज के चुपचाप आगे जाना होगा ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान इन पर ना जाए। इसीलिए सभी जगह जगह गाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं। पर टी डॉग जो पेट्रोल निकाल रहा था, उसके छुपने की कोई जगह नहीं होती, और ऊपर से ज़ॉम्बीज बहुत पास आ चुके होते हैं। टी डॉग एक कार के साइड में छुपने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ कट जाता है और बहुत खून भी निकलता है, और अब उसके खून को सूंघकर ज़ॉम्बीज उस पर हमला करेंगे। और जैसा हमने सोचा था दोस्तों, एक ज़ॉम्बी उसके खून की बू से बड़ा आकर्षित होकर उसकी ओर आ जाता है। लेकिन देखिए किस्मत उसकी कितनी बढ़िया है, एंड वक्त पर डेरिल वहां पर आकर चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, और वो भी बिना कोई आवाज किए। फिर ये दोनों जमीन पर लेटकर मरे हुए ज़ॉम्बी को अपने ऊपर डाल देते हैं ताकि चलते हुए ज़ॉम्बीज इन पर ध्यान न दे, और वैसा ही होता है। ज़ॉम्बीज इन्हें पार कर करके निकल रहे होते हैं। एंड्रिया तो एक कैरवन के अंदर छुप जाती है। कैरवन के ऊपर होता है डेल। अचानक ही एक ज़ॉम्बी कैरवन के अंदर घुस जाता है। एंड्रिया तो घबराकर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो चिल्ला भी नहीं सकती, क्योंकि फिर बाहर चलते हुए सारे ज़ॉम्बीज कैरवन के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से ऊपर बैठा डेल कैरवन का टॉप खोलकर एंड्रिया को एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ा देता है, जिससे वो उस ज़ॉम्बी का खात्मा कर देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह होती है कि दो ज़ॉम्बीज सोफी को देख लेते हैं। उनसे बचने के लिए सोफी पास के जंगल के अंदर भागती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते ही रहते हैं। अब ये देखकर रिक भी उनके पीछे भागता है, और इससे पहले कि सोफी उनके हाथ लगे, रिक उसे फाइनली बचा लेता है। सोफी कहती है कि अपना गन निकालकर उन्हें शूट कर दीजिए जल्दी, पर रिक कहता है कि शूट करेंगे तो तुम्हें याद नहीं है क्या, आवाज आएगी और बाकी ज़ॉम्बीज भी इसी तरफ आ जाएंगे, इसलिए हम नहीं शूट कर सकते। तुम यहीं पर सेफ रहो, मैं उन ज़ॉम्बीज को देख लूंगा। कहकर रिक उन ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें दूसरी दिशा में लेकर जाता है। फिर बिना किसी आवाज के उन ज़ॉम्बीज का खात्मा करके सोफी को लेने के लिए वापस आता है। लेकिन दोस्तों तब सोफी वहां पर नहीं होती। अपनी बेटी को खोकर कार्ल बहुत रोती है कि कहाँ गई वो। फिर सभी सोफी को ढूंढने लग जाते हैं। अचानक होता यह है कि चर्च की बेल बजती है। ये लोग चौंक कर उस दिशा में जाते हैं तो वाकई में वहां पर एक चर्च होता है। लेकिन ये क्या, चर्च के अंदर भी ज़ॉम्बीज होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज को मार कर बाहर आते हैं और फैसला करते हैं कि एक साथ मिलकर सोफी को ढूंढने से बेहतर ये होगा कि हम उसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढे। तो एक तरफ रिक, कार्ल, शेन जंगल में ढूंढने जाते हैं। तभी एक हिरन को देखकर कार्ल बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसे हिरन बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो वो उसके पास जाने लग जाता है कि तभी उस हिरन पर कोई गोली चलाता है। लेकिन होता यह है कि हिरन को लगकर वो गोली कार्ल को भी लग जाती है। तभी वहां पर वो शिकारी आता है जिसने हिरन को शूट किया था। वो कहता है कि मेरी जगह पास ही में वहां पर डॉक्टर है, आप लोग चलो मेरे साथ। तो वो कार्ल को उठाकर तुरंत उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो वहां पर फिर कार्ल का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और बताते हैं कि गोली हिरन को लगकर फिर इसको लग गई थी, इसलिए इसको ज्यादा चोट नहीं आई, बच जाएगा ये। लेकिन हाँ, बुलेट के पीसेस को निकालने के लिए ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए खून और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, इन सब की जरूरत पड़ेगी। उसके बगैर तो ऑपरेशन होना बहुत ही मुश्किल है, और अगर करेंगे तो कार्ल की जान खतरे में पड़ सकती है। और तब शिकारी कहता है कि देखिए मैं शहर जाकर मेडिकल से सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। शेन भी उसके साथ जाता है। दोस्तों अब ये दोनों शहर जाने वाले हैं जो अब ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। बताओ कैसे करेंगे। इसी बीच रिक कार्ल को अपना खून देता है। वो बड़ी परेशानी में भी होता है कि अब वो लॉरी को कैसे बताएगा कि कार्ल इस हालत में है। तब डॉक्टर की बेटी, जिसका नाम मैगी है, वो कहती है कि मैं आपकी वाइफ को इन्फॉर्म कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, आप बस जगह बताइए। फिर वो उस जगह पर जाकर लॉरी को बताती है कि अरे आपका बेटा घायल है, जल्दी चलिए, रिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है। पर डैरल लॉरी को जाने से रोक देता है कि नहीं नहीं, हम इस औरत को जानते तक नहीं है, इसके साथ तुम मत जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। पर लॉरी उसकी बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे अपने बेटे की बड़ी फिक्र होती है।
वो तुरंत मैगी के साथ चल देती है। फिर डैरिल और बाकी लोग हाईवे पर पहुंचते हैं। टी डॉग बहुत घायल हो चुका था और उसका खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। तब डैरिल उसको नशीला पदार्थ देता है कि देखो, इससे तुम्हारा दर्द तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। टी डॉग भी उसको ले लेता है। इतने में यहाँ मैगी लॉरी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अपने बेटे की हालत देखकर लॉरी बहुत ज्यादा रोती है कि बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया। पर बहुत देर बाद भी शेन और शिकारी नहीं लौटते। अगर वो मेडिसिन और इक्विपमेंट्स नहीं लेकर आए तो काल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। रिक भी शहर जाने की सोचता है, लेकिन काल को खून देने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया था और इस हालत में वो जा नहीं सकता। तो अब लॉरी कहती है कि मैं जाऊंगी, पर रिक उसे विश्वास दिलाता है कि अरे हम कुछ देर और वेट करेंगे, शेन और शिकारी जरूर वापस आ जाएंगे। यहाँ टिडॉग की हालत बद से बदतर हो रही थी, तो वो उसको भी लेकर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। वहां पर शिकारी की वाइफ टिडॉग का इलाज करती है अच्छे से। तो अब रिक, उसकी फैमिली और बाकी सारे लोग डॉक्टर के घर पर ही हैं। दोस्तों, ये घर एक बड़े खेत के बीचों बीच है और जरा सेफ जगह मालूम होती है, इसलिए सभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं कि चलो सब बढ़िया है। लेकिन अगर थोड़ी देर में काल का ऑपरेशन नहीं हुआ तो बेचारा मर सकता है। मेडिसिन और इक्विपमेंट्स का और इंतजार करेंगे तो काल जरूर मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि मैं उन चीजों के बिना ही ये ऑपरेशन करूंगा, ताकि बच्चे के बचने के कुछ तो चांसेस होंगे। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये नहीं बचेगा। देखिए, अब आप दोनों का फैसला है, अभी करना है या उनके आने का वेट करना है। ये सुनकर बेचारे रिक और लॉरी तो टूट जाते हैं, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर वो ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने वाले होते हैं कि तभी बाहर गाड़ी की आवाज आती है। ओह माय गॉड! खुशकिस्मती से शेन मेडिकल की सारी चीजें लेकर लौट आता है, लेकिन उसके साथ शिकारी नहीं होता। शेन बताता है कि रास्ते में वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों फंस गया और बेचारा मर गया। सुनकर सभी बड़े दुखी होते हैं। तो डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं, जो सफल होता है और काल बच जाता है। अब शेन बाथरूम में जाकर अपने आप को देखता है तो उसके सर पर एक जगह पर बाल नहीं होते। लगता है किसी ने बालों का एक गुच्छा पकड़कर खींच निकाला था। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में शिकारी और शेन जहाँ मेडिसिन लेने के लिए गए थे, वो जगह बिल्कुल ज़ॉम्बी से भरी हुई थी, जिन्होंने इन दोनों पर हमला भी किया। उनसे बचकर दोनों भाग रहे थे तो शेन का पैर फिसल गया और उसे चोट आ गई। वो भाग नहीं सकता था और वो ज़ॉम्बीज का शिकार जरूर बनेगा। इन्हीं हालात में उसने एक फैसला किया और शिकारी को शूट कर दिया। इस वजह से हुआ ये कि सारे ज़ॉम्बीज शिकारी पर हमला करने लग गए और इसी बीच शेन किसी तरह वहां से बच निकला था। लेकिन जाते वक्त शिकारी ने शेन के बाल पकड़ लिए थे। शेन खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर भाग आया और तभी उसके बालों का एक गुच्छा शिकारी के हाथ में चला गया था। शेन सोचता है कि अगर इन लोगों ने ये देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे, इसलिए दोस्तों वो अपने सारे बाल ट्रिम कर लेता है। अगले दिन सभी मिलकर शिकारी का अंतिम संस्कार करते हैं। शेन कहता है कि बहुत भला आदमी था यार वो, उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। हालांकि दोस्तों, उसने तो खुद ही शिकारी को ज़ॉम्बीज के हवाले कर दिया था। खैर, फिलहाल सभी सेफ हैं और अब इन्हें सोफी का पता लगाना होगा कि वो कहाँ गई। उन्हें तो लगता है कि सोफी जहां भी होगी, अगर वो जिंदा है तो हाईवे की ओर जरूर आएगी। इसलिए वो सभी हाईवे पर एक गाड़ी पर लिखते हैं कि सोफी, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो यहीं पर रुक जाना, हम रोज यहाँ पर आते हैं। फिर डॉक्टर कुछ मेडिसिन मंगवाते हैं, जिन्हें लेने के लिए उनकी बेटी मैगी शहर जाती है। लेकिन अब ग्लेन भी उसके साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसे मैगी पसंद जो आ गई है। तभी लॉरी ग्लेन को एक पर्चा देती है और कहती है कि ये शहर से लेकर आ जाओ। पर्ची लेकर वो शहर चले जाते हैं। वहां से कुछ मेडिसिन लेकर वो लॉरी का बताया वो आइटम भी लेकर आ जाते हैं। और अब ग्लेन लॉरी को वो आइटम देता है जो कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। लॉरी उससे चेक करती है तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में शेन का बच्चा है। और ये बात सिर्फ लॉरी और ग्लेन ही जानते हैं। इसी बीच डैरेल डॉक्टर का घोड़ा लेकर सोफी को ढूंढने निकल जाता है। डॉक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिक और उसके साथियों के आने से पहले वो यहाँ पर चैन से रहते थे, लेकिन अब इनके आने के बाद उन्हें ये अपना घर जैसा लगता ही नहीं। एक और तो डैरेल उन्हें बिना बताए उनका घोड़ा लेकर चला गया और दूसरी तरफ ग्लेन उनकी बेटी मैगी के साथ क्लोज हो रहा है। बताओ यार, डॉक्टर का तो घाटा हो गया। डॉक्टर को बस इन लोगों के जाने का इंतजार होता है कि कब जाएं यहाँ से। दूसरी ओर डैरेल जंगल में सोफी को ढूंढ रहा होता है। तभी एक नदी के पास सोफी की गुड़िया दिखती है, तो वो समझ जाता है कि जरूर सोफी यहीं आसपास कहीं होगी। पर अचानक वहां पर बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं और एक सांप भी सामने आ जाता है। इसी हलचल की वजह से घोड़ा थोड़ा घबराकर डैरेल को नीचे गिरा देता है। इस तरह डैरेल का क्रॉसबो और तीर सारे गिरकर बिखर जाते हैं। उनमें से होता यह है कि एक तीर डैरेल की कमर पर लगकर दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा होता है। वो दर्द के मारे बहुत तड़पता है। अगर वो तीर निकालेगा तो बहुत खून बह जाएगा, इसीलिए वो कमर पर एक कपड़ा बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर वो आधी बेहोशी की हालत में होता है। तब उसे एक इल्यूजन आता है कि उसका भाई मरिल उसे पूछ रहा है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की भाई, पर किसी और की बेटी को ढूंढ निकालने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। मेरी जो हालत हुई थी उसकी वजह है वो रिग, तुम उसे जान से मार डालो, बस यही मेरी फाइनल इच्छा है तुमसे। फिर जब डैरेल को होश आता है तो उसके पास ज़ॉम्बीज होते हैं।
डेरिल उनसे बहुत लड़ता है। एन वक्त पर उसे अपना क्रॉसबो मिल जाता है, लेकिन बिना तीर के वो ज़ॉम्बिस को नहीं मार सकता और सारे के सारे तीर न जाने कहाँ कहाँ बिखरे पड़े होंगे। उन्हें ढूंढने का वक्त भी डेरिल के पास नहीं होता और तब वो अपनी कमर पर लगे तीर को निकाल कर उसे क्रॉसबो में लोड करके उस ज़ॉम्बी का खात्मा कर देता है। लेकिन इसके बाद डेरिल की जैसे सोच ही बदल चुकी थी, शायद इसीलिए कि उसके भाई मरेल का उसे इल्यूजन आया था। तो वो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ के कान काट कर उन्हें माला की तरह पहन लेता है और लगभग एक ज़ॉम्बी की तरह डॉक्टर के घर वापस आता है। अब दूर से उसको देखकर एंटिया तो सोचती है कि कहीं ये ज़ॉम्बी तो नहीं है कोई, तो वो उसे शूट कर देती है। अच्छा हुआ उसका एम खराब होता है और डेरिल के शरीर में बुलेट की सिर्फ खरोंच ही लगती है। लेकिन डेरिल सोफी की गुड़िया लेकर आया था, तो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि जरूर सोफी यहीं आसपास कहीं होगी, हमें जल्द ही उसको ढूंढना होगा। फिर डॉक्टर डेरिल के घावों का इलाज करते हैं और पूछते हैं कि मेरा घोड़ा कहाँ पर है। वो कहता है घोड़ा, अरे वो तो डरपोक घोड़ा निकला तुम्हारा, पता नहीं कहाँ भाग गया। डॉक्टर कहते हैं कि आइंदा मेरी परमिशन के बिना मेरे घोड़े को हाथ मत लगाना प्लीज, ये मेरी वार्निंग है, समझ लो इसको। अब यहाँ ग्लेन मैगी से अकेले में मिलने के लिए उसे फार्म हाउस में आने के लिए मैसेज लिख कर देता है। मैगी कहती है कि फार्म हाउस में नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ग्लेन जिद करके उसे वहां पर लेकर जाता है। हो वहां तो ढेर सारे ज़ॉम्बिस को देखकर ग्लेन चौंक जाता है। असल में डॉक्टर और मैगी ने मिलकर बहुत सारे ज़ॉम्बिस को यहाँ पर बांध के रखा होता है। इसकी वजह तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन ये देखकर ग्लेन की हालत खराब हो जाती है। मैगी कहती है कि इसके बारे में देखो किसी को कुछ मत बताना, समझे। अगले दिन शिकारी की वाइफ एक मुर्गी का पैर तोड़कर उसको एक बैग में डालकर चोरी छुपे फार्म हाउस जाती है। शायद ये भी डॉक्टर की बेटी है दोस्तों। असल में वो ज़ॉम्बिस के लिए खाना लेकर जा रही है, लेकिन डॉक्टर और उसकी बेटियां ज़ॉम्बिस को खाना देकर उनको पाल क्यों रही हैं, इसका तो आगे चलकर पता चलेगा आपको, बस बने रहिएगा। यहाँ मैगी ग्लेन की खूब खातिरदारी करती है ताकि वो फार्म हाउस का रहस्य किसी को ना बताए, लेकिन ग्लेन का सर फट रहा होता है। वो किसी ना किसी को तो ये बात बता देना चाहता है, होता है यार चुगलीखोर। फिलहाल उसे दो रहस्य मालूम है, एक तो ये कि फार्म हाउस में ज़ॉम्बिस को पाला जा रहा है और दूसरा ये कि लॉरी प्रेग्नेंट है। फार्म हाउस का रहस्य वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मैगी ने उसे मना किया है। कम से कम लॉरी की प्रेगनेंसी की बात तो मुझे किसी को बतानी पड़ेगी, इस तरह वो सोच रहा होता है और ये सब कुछ सोचकर वो रिक को बताने जाता है। लेकिन तब दूर से लॉरी उसे इशारा करती है कि अगर तुमने बताया तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर क्या था, ग्लेन को चुपचाप बिना कुछ कहे चले जाना पड़ता है और फिर सबको गन शूटिंग की प्रैक्टिस दी जाती है ताकि ज़ॉम्बिस का मुकाबला अच्छे से किया जाए। लॉरी भी वहीं पर होती है। यही मौका पाकर ग्लेन चुपचाप डेल के पास जाकर कहता है कि सर मुझे उल्टी करनी है। डेल तो गुस्सा हो जाता है कि तो मेरे पास क्यों आया है, उधर जाके करना। वो कहता है कि नहीं सर, मेरे सर के अंदर एक बात अटकी हुई है, अगर किसी को नहीं बताया तो मेरा सर फट जाएगा, इसीलिए मैं उस बात को यहीं पर उगलने वाला हूँ आपके सामने। डेल कहता है तो ठीक है बताओ ना, उगलो। बस ग्लेन अपना सर हल्का करने के लिए दोनों रहस्य उगल देता है कि फार्म हाउस में ज़ॉम्बिस को बांध कर रखा गया है और लॉरी प्रेग्नेंट है। डेल तो ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है कि हम लोग ज़ॉम्बिस से बचकर यहाँ पर रह रहे हैं और ये डॉक्टर ज़ॉम्बिस को पाल रहा है। वो सीधे जाकर डॉक्टर से ही पूछ लेता है कि फार्म हाउस में ज़ॉम्बिस को पाल क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो ज़ॉम्बिस नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है जिससे वो लोग पीड़ित हुए हैं। उन ज़ॉम्बिस के बीच मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस बीमारी की दवा बनेगी, तब मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। ये सुनकर डेल की बोलती बंद हो जाती है। वो सीधे लॉरी के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम रिक को चुपचाप जाकर सच बता दो, कितने दिन इसको छुपा कर रखोगी। पर लॉरी उसकी बात नहीं सुनती और ग्लेन के पास जाकर शहर से अबॉर्शन टैबलेट्स लाने के लिए कहती है। वो भी मैगी के साथ शहर के मेडिकल में जाता है, पर वहां एक ज़ॉम्बी मैगी पर हमला कर देता है। एन वक्त पर ग्लेन उस ज़ॉम्बी को मारकर मैगी को बचा लेता है। फिर वो लॉरी को अबॉर्शन टैबलेट्स ला कर देता है। वो भी टैबलेट्स खाती है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि ये गलत है। वो सारे टैबलेट्स उगलने लग जाती है। तभी रिक वहां पर आ जाता है और टैबलेट्स को देखकर पूछता है कि ये क्या खा रही हो तुम। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ज़ॉम्बिस की दुनिया में मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। रिक कहता है कि अरे कैसी बात कर रही हो, मैं अपने बच्चे की सुरक्षा करूंगा, तुम इसे अबॉर्ट मत करो। और तब लॉरी पता है क्या कहती है, ये तुम्हारा नहीं है, शेन का बच्चा है। रिक की तो सारी सांसें अटक जाती है। वो कहता है क्या। बस दोस्तों, इसके बाद रिक को सारी बातें पता चल जाती है कि मेरी वाइफ कैसी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा बवंडर नहीं होता। आगे हम देखते हैं ग्लेन सभी को फार्म हाउस के ज़ॉम्बिस के बारे में बता देता है। शेन तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है कि इतने सारे ज़ॉम्बिस यहाँ होंगे तो हम यहाँ सेफ कैसे रहेंगे, या तो सारे ज़ॉम्बिस को खत्म करना होगा या फिर हम सबको यहाँ से निकल जाना होगा। पर दूसरी ओर करोल कहती है कि अरे मेरी बेटी सोफी का क्या होगा, उसे तो अब तक ढूंढा ही नहीं हमने। शेन कहता है कि देखो तुम बचकानी बातें मत करो, इतने दिन हो गए हैं और तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि ज़ॉम्बिस ने तुम्हारी बेटी को जिंदा रखा होगा। नहीं, उसे मार दिया होगा।
जरूर वो भी ज़ॉम्बी बनकर कहीं पर घूम रही होगी। इस पर दोस्तों डैरल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी किसी तरह उस बच्ची को ढूंढना चाहता है। दोनों की हाथापाई हो जाती है, लेकिन फिर रिक को बीच में आना पड़ता है रोकने के लिए। फिर वो डॉक्टर से मिलने जाता है, पर डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि उन ज़ॉम्बीज के बीच मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी है। उन्हें और बाकी ज़ॉम्बीज को मार डालने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो बीमार हैं और दवा मिलते ही सब ठीक हो जाएंगे। रिक तो डॉक्टर को बहुत समझाता है कि सीडीसी में जहां इसकी दवाई बननी चाहिए वहां अब कोई है नहीं, सब मर चुके हैं। आप किस उम्मीद में जी रहे हैं कि वहां पर कोई दवाई बना रहा होगा? कोई नहीं है वहां पर। जो ज़ॉम्बीज आपने कैद करके रखे हुए हैं वो बीमार नहीं है, मर चुके हैं डॉक्टर। मरने के बाद ही वो ज़ॉम्बीज बने हैं। पर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनना चाहता और कहता है कि तुम सब मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। रिक कहता है कि प्लीज डॉक्टर, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हाल में उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं होगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर फिर थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ठीक है रह लो यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं कहते। फिर रिक शेन के पास जाता है तो वो पूछता है कि बूढ़ा क्या बोल रहा था, जरा ज़ॉम्बीज को मारेगा वो या नहीं? रिक कहता है कि उन ज़ॉम्बीज में डॉक्टर की वाइफ और बेटा है और डॉक्टर को लगता है कि इस बीमारी की दवा जरूर बनेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। शेन कहता है तो ठीक है, उसका घर उसकी मर्जी, पर हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। तब रिक कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शेन जरा तिलमिला जाता है और उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लॉरी के पेट में कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है। बाद में जब रिक वहां पर नहीं होता तो शेन लॉरी से पूछता है कि सच बताओ, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना? वो कहती है तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन अब वो रिक का बच्चा है और वही हमारी देखभाल करेगा। ये सुनकर शेन को और गुस्सा आता है। इसके बाद रिक डॉक्टर के घर में रहने के लिए उसकी एक हाँ सुनना चाहता है, बस कि डॉक्टर हाँ कर दे। तो उसके लिए वो डॉक्टर के साथ जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर एक दलदल जैसी जगह होती है। दरअसल कई ज़ॉम्बीज इस दलदल में फंसे होते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके डॉक्टर अपने फार्म हाउस में बंद करता है, उन्हें वहां पर खाना देता है। तो अब रिक भी एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उनकी मदद करने लग जाता है। तो शेन और बाकी लोग तो भड़क जाते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हो तुम? उन्हें मारने के बजाय उनको संभाल कर रख रहे हो। अब यहाँ पर शेन को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि रिक को वो मार दे, पर वो मारता तो नहीं है, पर ताने जरूर मारता है कि तुम भी उस डॉक्टर की तरह पागल हो गए हो क्या? रिक कहता है कि अगर मैंने डॉक्टर की मदद नहीं की तो वो हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। शेन तो डॉक्टर पर चिल्लाता है कि बेवकूफ आदमी, ये लोग ठीक नहीं हो सकते, सबके सब मर चुके हैं, कब समझ में आएगा तुमको? ये लोग तो बाकियों को भी ज़ॉम्बी बना देंगे और क्या। कहकर वो झट से गन निकालकर ज़ॉम्बी को शूट करने लग जाता है। अब इतने सारे बुलेट्स लगने के बावजूद भी ज़ॉम्बीज बिल्कुल जिंदा लाश की तरह चल रहे होते हैं। तब जाकर डॉक्टर को होश आता है और वो रियलाइज करता है कि सच में ये जिंदा इंसान नहीं बल्कि मरे हुए लोग हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इतने में गन शॉट सुनकर फार्म हाउस में बंद सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब इनके पास ज़ॉम्बी को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सभी लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। डॉक्टर की वाइफ और बेटे को भी शूट कर देते हैं। डॉक्टर से ये देखा नहीं जाता और वो पूरी तरह टूट जाता है। पर आखिर में एक छोटा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। उसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सोफी है, जो ज़ॉम्बीज के काटने से खुद एक ज़ॉम्बी बन गई है। पर उससे रहा नहीं जाता और वो सोफी के आगे भागी चली जाती है, पर ये लोग उसको रोक देते हैं। अब इन्हें सोफी को भी शूट करना होगा, लेकिन कोई ऐसा करना नहीं चाहता। पर रिक तो इन मामलों में एक्सपीरियंस्ड है। वो गन लेकर सोफी के पास जाता है और झट से शूट। अगले दिन वो मरे हुए सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा करके जलाने वाले होते हैं। सिर्फ सोफी, डॉक्टर की वाइफ और उनके बेटे को दफनाने वाले हैं दोस्तों ये लोग। पर इसी बीच डॉक्टर को खुद पर बड़ा गुस्सा आता है कि इतने दिन से उसने अपनी वाइफ और बेटे को इंसान समझकर पाला था, हालांकि वो मरकर ज़ॉम्बीज बन गए हैं। उसे अपनी बेवकूफी समझ में आ जाती है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए शहर जाकर शराब पीने का फैसला करता है। अब ये सारी बातें जानकर रिक ग्लेन को लेकर डॉक्टर को वापस लाने शहर जाता है। इसी बीच डेल को शेन पर शक हो जाता है। वो लॉरी से कहता है कि मुझे लगता है शेन जितना इनोसेंट दिखता है ना, उतना है नहीं। लॉरी पूछती है, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, इस फार्म हाउस में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सबको वो शिकारी पकड़ कर लाया था। क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज को जो आदमी हैंडल करना जानता था वो वहां ज़ॉम्बीज के बीच फंसकर मर गया होगा? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि शेन झूठ बोल रहा था। उसी ने शिकारी को ज़ॉम्बीज के बीच में पक्का फंसाया होगा। दोस्तों, अब लॉरी को भी शेन पर शक हो जाता है कि जरूर इसी ने शिकारी को मरने के लिए वहां छोड़ा होगा। बहुत देर के बाद भी जब रिक और ग्लेन डॉक्टर को लेकर नहीं आते तो लॉरी खुद उनकी तलाश में शहर जाती है। पर रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। लॉरी घबराहट में गाड़ी को घुमा देती है। ओह, गाड़ी उलट जाती है दोस्तों। ज़ॉम्बी इस गाड़ी का ग्लास तोड़कर अंदर आने लगते हैं, लेकिन लॉरी उनसे बचकर निकल जाती है और शहर की ओर पैदल चलती है। पर जब शेन को पता चलता है कि लॉरी अकेली गाड़ी लेकर गई तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और रास्ते में उसको फाइनली लॉरी मिल जाती है। वो कहती है, तुम अभी गाड़ी निकालो, हमें रिक, ग्लेन और डॉक्टर को वापस लाना होगा। तो पता है इस पर शेन झूठ बोलता है। अरे क्या बात कर रही हो, वो तीनों तो कब के लौट भी आए हैं।
वहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो वापस। उस पर विश्वास करके लॉरी भी उसके साथ चली जाती है और जब उसे पता चलता है कि शेन ने झूठ बोला तो वो शेन पर भड़क जाती है। सभी बड़ी टेंशन में होते हैं कि न जाने रिक, ग्लेन और डॉक्टर का क्या हुआ होगा। दूसरी ओर शहर में रिक और ग्लेन डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं जो कि एक बार में बैठकर पी रहा होता है। रिक उन्हें बुलाता है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ और बेटे के पास जाना चाहता हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। रिक कहता है कि अरे आप एक डॉक्टर हैं और दुनिया को आपकी जरूरत है, प्लीज कोई गलत फैसला मत लीजिए। इतने में दोस्तों वहां पर दो आदमी आते हैं जिनके पास भी गन्स होते हैं। अब इस ज़ॉम्बी की दुनिया में जो जिंदा लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, तो जाहिर है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करेगा। रिक तो यहाँ से निकल जाना चाहता है लेकिन वो गन दिखाकर उसको धमकाने लग जाते हैं कि तुम लोग हो कौन, कहाँ रहते हो, हमें भी वहां लेकर चलो जहां तुम रहते हो। और फिर कोई रास्ता न पाकर रिक को मजबूरन उन दोनों को शूट करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब शूट की आवाज को सुनकर उन दोनों के साथी भी बार में घुसने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग अंदर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब बाहर खड़े उनके साथी पूछते हैं कि अरे तुम लोग हो कौन, हमारे साथियों को क्यों मारा तुमने। रिक कहता है कि सुनिए, उन दोनों ने हम पर पहले हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उन्हें भी खत्म करा। इस बात पर दोनों ग्रुप्स के बीच शूट आउट होता है। अब आवाज को सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर की ओर आ जाते हैं। उनको देखकर तो बाहर खड़े सारे आदमी डरकर भागने लगते हैं। तब पता है क्या होता है, उस ग्रुप का एक आदमी जंप करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक मेटल वायर में फंस जाता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है वहां पर। उसके साथी भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। पर देखिए दोस्तों, रिक को वो उस आदमी को बचाकर अपनी गाड़ी में वापस लेकर आ रहा होता है। इसी बीच वहां दिखाते हैं तो लॉरी शेन से पूछ लेती है, सच बताओ शिकारी को तुमने ज़ॉम्बीज़ के हवाले करके मार डाला ना। तो शेन दोस्तों जिस तरह जवाब देता है ना, उससे तो साफ पता चल जाता है कि उसी ने शिकारी को मौत के घाट उतारा था। पर वो कहते हैं कि देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा तुम्हारे लिए, काल के लिए और तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे के लिए किया था। पर लॉरी को उसकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतने में रिक और ग्लेन डॉक्टर और उस दूसरे ग्रुप के घायल आदमी को लेकर आ जाते हैं। उसकी आंखें बंदी भी होती हैं ताकि उसे यहाँ का रास्ता पता ना चले। जैसे उसके पैर का घाव ठीक होगा उसे ये हाईवे पर कहीं छोड़ देंगे, तब वो कहीं जाए उसकी मर्जी। यह है दोस्तों इन लोगों का प्लान। डॉक्टर का दिल भी अब जरा हल्का हो जाता है क्योंकि वो मरने के इरादे से शहर गया था, लेकिन रिक उसको बचाकर वापस लेकर आ गया। इसलिए वो रिक और उसके साथियों को फाइनली अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। घर पर आने के बाद लॉरी रिक को बता देती है कि देखो ये शेन बहुत ही बुरा आदमी है, उसने शिकारी को ज़ॉम्बी के हवाले करके अपनी जान बचा ली और हम सबसे भी झूठ बोला। वो तो मुझसे भी कहने लगा कि मैं तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा करूंगा। देखो मेरी समझ में नहीं आता कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं अपना। रिक कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा इसको। और दोस्तों जब उस दूसरे ग्रुप के आदमी का घाव ठीक हो जाता है तो उसे हाईवे पर कहीं दूर छोड़ने के लिए रिक और शेन जाते हैं। तब रिक शेन को सीधे सीधे कह देता है कि देखो मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तुम्हारे और लॉरी के बीच संबंध बने थे और किसी ने लॉरी को बताया था कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए वो तुम्हारे साथ क्लोज हुई। पर देखो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब मैं आ चुका हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज उसे परेशान मत करो। उसके पेट में अगर तुम्हारा बच्चा भी है तो मैं ही उसका बाप हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही बिहेव करोगे। प्लीज तुम सब कुछ भूल जाओ जो आज तक हुआ और मेरे साथ चलो। शेन उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता लेकिन फिर भी चुप रहता है। उस जगह पर पता है दो पुलिस ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करके उनके पास जाते हैं। ओहो, तो पता चलता है कि उनके शरीर में ज़ॉम्बीज़ के काटने के निशान नहीं है। शेन पूछता है कि फिर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ बने कैसे। दोस्तों रिक इस बारे में कुछ जानता तो है लेकिन वो शेन को नहीं बताना चाहता और कहता है कि यार पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। फिर वो उस दूसरे ग्रुप के आदमी के हाथ बांधकर उसे हाईवे पर एक जगह छोड़ देते हैं और रिक कहता है ये रहा चाकू, तुम अपने आप आकर चाकू उठाओ और खुद को आज़ाद कर जाओ। पर वो आदमी विनती करता है कि प्लीज 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 मुझे अपने साथ लेकर चलिए, मुझे उस ग्रुप के साथ नहीं जाना, वो बड़े खतरनाक लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। पर ये दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और वहां से निकल जाते हैं। तब वो कहता है कि मैं मैगी और उसके पापा को भी जानता हूँ, मुझे उनकी जगह भी मालूम है? ये सुनकर रिक और शेन दोनों शॉक हो जाते हैं कि इसको कैसे पता। तब वो कहता है कि आप लोगों को नहीं पता लेकिन मैं और मैगी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं मैगी को अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं जानती। अब शेन कहता है रिक देखो, अगर इसको जिंदा छोड़कर गए तो ये अपने ग्रुप को जरूर हमारी जगह बता देगा, इसलिए काम करते हैं इसको गोली मार देते हैं। पर रिक कहता है पागल हो गए हो तुम, हम इसे अपने साथ वापस लेकर जाएंगे और पूछताछ करेंगे कि ये और क्या क्या जानता है। दोस्तों शेन को तो इतना गुस्सा आता है कि वो अभी रिक को मार दे और इस तरह दोनों में बहस शुरू हो जाती है। शेन कहता है कि देखो रिक, अगर तुम इसी तरह मनमानी करते रहोगे ना तो तुम अपनी बीवी बच्चों की सुरक्षा कभी नहीं कर पाओगे, फिर मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। रिक तो और भड़क जाता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं बन रहा है और दोनों की और ज्यादा लड़ाई हो जाती है। शेन तो दोस्तों कुल्हाड़ी उठाकर फेंकने लग जाता है, इस पे तो भूत सवार हो गया है। आवाज को सुनकर वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। इसी बीच उस दूसरे ग्रुप का आदमी भी धीरे धीरे चाकू की ओर जाता है और चाकू से
अपनी रस्सी काट लेता है। तभी शेन एक स्कूल बस में छुप जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उस बस को पूरी तरह घेर लेते हैं। इसी बीच रिक एक गाड़ी निकालता है और दूसरे ग्रुप के आदमी को लेकर शेन को भी बचाकर वहां से लेकर जाता है। ओह, फाइनली ये दोस्तों बच गए हैं। वहां डेरल को दिखाते हैं तो वो दूसरे ग्रुप के आदमी को, जिसका नाम लूका है, उससे खूब पीटता है कि सच बताओ तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं। वो कहता है कि लगभग 40 लोग। और एक बात बताओ, तुम्हारे ग्रुप के आदमी बुरे हैं क्या? वो कहता है कि हाँ, बहुत ज्यादा बुरे हैं। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर सभी लोग डरने लग जाते हैं, पर रिक पे हिम्मत होती है। वो फैसला करता है कि अब इसको जान से मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। पर डेल कहता है कि हम सब साथ रहते हैं, लेकिन फैसला तुम अकेले कैसे ले सकते हो? जो भी फैसला होगा सबका होगा। रिक कहता तो ठीक है, आज शाम को एक मीटिंग रखते हैं और वोटिंग करेंगे कि लूका को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जिस ऑप्शन को ज्यादा वोट मिलेंगे वही करेंगे। आप खुश? शाम को जब मीटिंग होती है तो काल चुपके से एक गन लेकर जंगल के अंदर आ जाता है। वहां उस दलदल में एक ज़ॉम्बी फंसा होता है। तो पता है, वो उस ज़ॉम्बी के साथ खेलने लग जाता है, फिर ज़ॉम्बी पर पत्थर मारने लगता है। तो ज़ॉम्बी भी आगे आगे आने की कोशिश करता है। इस तरह दलदल में फंसा उसका एक पैर निकल जाता है और वो काल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर हाँ, उसका दूसरा पैर दलदल में फंसा होता है। इसी बीच काल वहां से भाग जाता है। पता नहीं ये करना क्या चाहता है यहाँ पर, आगे पता चलेगा आपको। और यहाँ पर होती है मीटिंग। मीटिंग में आता है वोटिंग का वक्त और सभी लूका को जान से मार देना चाहते हैं। सिर्फ डेल इसके खिलाफ होता है और कहता है ये ऐसा वक्त है जब इंसान जानवर बन गए हैं, पर हम अभी भी इंसान हैं, इसलिए हमें उन जानवरों जैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। उस लड़के की जान मत लो यार, हमारे अंदर अगर एक भी बूंद इंसानियत बची है तो हम उसको नहीं मारेंगे। वो लड़का अब भी इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं बना। फिर तुम लोग उसको मारना क्यों चाहते हो? उसको छोड़ दो ना। लेकिन बाकी सब तो उसको मारने का फैसला करते हैं। रिक उसे शूट करने चाहता है, लेकिन उसके भी हाथ कांपते हैं, उससे ये काम हो नहीं पाता। सोचता है कि यार अगर ज़ॉम्बी होता तो मैं आराम से शूट कर देता, लेकिन ये तो जिंदा इंसान है, इसे कैसे शूट करूं मैं? इसलिए रिक सोच लेता है कि नहीं, इसको नहीं मारेंगे। पर दूसरी ओर डेल को लगता है कि ये लोग लूका को मार देंगे, इसलिए वो परेशान होकर थोड़ी दूर चला जाता है। और तब सामने एक गाय पड़ी होती है जिसे किसी ज़ॉम्बी ने काट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। डेल तो चौंक जाता है और मुड़कर देखता है तो एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ कर काट लेता है। दोस्तों आवाज सुनकर ये सभी वहां पर आते हैं और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। ज़ॉम्बी ने तो डेल की ओहो कितनी बुरी हालत कर दी है, इसलिए वो उसको बचा नहीं पाते। और जब काल उस मरे हुए ज़ॉम्बी को देखता है तो रियलाइज करता है कि ये तो वही ज़ॉम्बी है जिसके साथ वो दलदल में खेल रहा था और इसी की वजह से डेल भी मरा है। काल तो रोने लग जाता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं वहां दलदल में गया था और मैं उस ज़ॉम्बी के साथ खेल रहा था, वही ज़ॉम्बी यहाँ पर आया, उसने डेल को मार दिया। अगर मैं उस शाम को ज़ॉम्बी के साथ नहीं खेलता तो ज़ॉम्बी के दोनों पैर दलदल में फंसे रहते और फिर वो ऊपर नहीं आ पाता। ये सब मेरी ही गलती है। पर दोस्तों आपको तो पता ही है, काल ने उस पर एक पत्थर फेंका था और उसे अपनी ओर आकर्षित किया, इसलिए वो अपना एक पैर दलदल से निकाल कर काल की ओर आ गया था। इसी वजह से वो दलदल से निकल पाया और उसने बेचारे डेल को हमला कर दिया। अब अगले दिन वो डेल को दफनाकर उसको श्रद्धांजलि देते हैं और उस जगह को एक मजबूत फैन से कवर करते हैं ताकि आगे से एक भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ पाए। रिक काल को समझाता है कि बेटा, डेल की मौत के तुम जिम्मेदार नहीं हो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें ज़ॉम्बी से बचकर रहना होगा। ये कहकर वो काल को एक गन देता है और कहता है कि एक काम करो, इसे तुम अपनी सेफ्टी के लिए रख लो। अब ये लोग फैसला करते हैं कि लूका को ना यहाँ पर रखेंगे और ना ही उसके गैंग के पास उसे भेजेंगे, उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ देंगे। पर इसी बीच शेन लूका से मिलता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर निकालूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी गैंग के अड्डे का लोकेशन बताना होगा। तो वो भी शेन को बता देता है। यार जान सबको प्यारी होती है। फिर शेन उसे चोरी छुपे जंगल के अंदर ले जाकर उसे जान से मार डालता है और फिर बेड पर अपना सर पटक कर खुद को घायल भी कर देता है और वापस अपने साथियों के पास जाकर नाटक करता है कि पता है, उस लूका ने मुझ पर हमला किया और यहाँ से बच निकला वो, हमें जल्दी से उसका पता लगाना होगा वरना वो अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। फिर दोस्तों सभी लूका को ढूंढने में लग जाते हैं। शेन और रिक एक जगह ढूंढ रहे होते हैं तो डेरिल और ग्लेन लूका को दूसरी ओर ढूंढ रहे होते हैं और तभी लूका ज़ॉम्बी बनकर इनके सामने आ जाता है। वो उसे मार डालते हैं। फिर उसकी बॉडी पर चेक करते हैं तो इनको पता चलता है उसमें किसी के काटने के निशान नहीं है। तो फिर ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया, सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, किसी ने इसकी गर्दन तोड़ी है जिसकी वजह से ये मर गया था। अब दोस्तों इसको मारने के पीछे शेन का प्लान ये था कि इसे ढूंढने के बहाने वो रिक को अलग में ले जाकर खत्म कर देगा। मतलब वो रिक को मारना चाहता है। और जब ये दोनों थोड़ी दूर जाते हैं तो शेन रिक पर गन तान कर कहता है, तुम वापस क्यों आए हैं? तुम्हारी बीवी और मेरा अच्छा चल रहा था, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारे आने के बाद मेरा सब चैन सब बर्बाद हो गया। तुम मर क्यों नहीं जाते? जिंदा क्यों लौट आए तुम? रिक तो समझ जाता है कि अब इससे बचने का एक ही रास्ता है। वो अपनी दोस्ती के बारे में बातें करते हुए शेन के पास जाता है और झट से उसे चाकू से मारकर खत्म कर देता है दोस्तों। लेकिन तभी काल वहां पर आता है और वो रिक पर गन तान देता है। रिक कहता है कि बेटा काल, ये खेलने का वक्त नहीं है, गन नीचे करो। पर काल नहीं मानता
शूट कर देता है दोस्तों। रिक घबरा जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि असल में काल ने शेन को शूट किया था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर रिक पर हमला करने वाला था। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन तो यह है कि शेन को किसी ज़ॉम्बी ने काटा नहीं, फिर ये ज़ॉम्बी कैसे बना? लगता है इसका जवाब रिक जानता है, पर वो बिना कुछ कहे काल को लेकर चला जाता है दोस्तों। पर ये दोनों नहीं जानते कि इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ की सेना आ रही है। सेना दोस्तों, सेना। असल में सीजन 1 में रिक जब शहर आता है तो वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग पर एक हेलीकॉप्टर का रिफ्लेक्शन देखता है, और वो उस हेलीकॉप्टर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करता है। इस दौरान वो ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाता है और एक टैंक में छुप जाता है। लेकिन असल में उस हेलीकॉप्टर की आवाज को फॉलो करते हुए सारे ज़ॉम्बीज़ उसी दिशा में आने लगे थे, और अब वही ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे आ रहे हैं। असल में उन्होंने काल का गन शॉट सुना और इनके पीछे आने लग गए। यानी अब सारे ज़ॉम्बीज़ डॉक्टर के घर की ओर ही आ रहे हैं, जिसे ये लोग अभी तक सेफ समझ रहे थे, ये अनसेफ होने वाला है। अब यहाँ डैरल और ग्लेन सभी को बताते हैं कि हमें तो लगता है कि शेन हमारी पीठ पीछे गलती पे गलती कर रहा है। उसने कहा था कि लूका उस पर हमला करके यहाँ से बच निकला, पर लूका तो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन के घूम रहा था। जरूर शेन कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। ये सुनकर तो लॉरी परेशान हो जाती है, क्योंकि रिक अभी अभी शेन के साथ ही गया था और काल भी गायब है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बीज़ की सेना को घर की ओर आते देखते हैं। बस अब या तो इनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी या इन सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करके इन्हें खत्म करना होगा। पर डॉक्टर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस जगह पर रह रहा है और वो इस जगह को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो बाकी लोग भी फैसला करते हैं कि देखो देखो, जितना हो सके ज़ॉम्बीज़ से लड़ेंगे, बाकी देख लेंगे। वो गाड़ी में घूमते हुए ज़ॉम्बीज़ को चारों ओर शूट कर जाते हैं। रिक और काल उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ को फार्म हाउस की ओर अट्रैक्ट करके उन्हें अंदर बंद कर देते हैं और आखिर में फार्म हाउस को जला देते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत बड़ी होती है, वो बड़ी तादाद में आते ही रहते हैं। तो अब यहाँ से निकलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। सभी अलग अलग गाड़ियों में हाईवे की ओर जाते हैं। एक दूसरे को साथ लेकर जाने का टाइम भी नहीं होता इनके पास। रिक बड़ी मुश्किल से डॉक्टर को समझाता है कि प्लीज यहाँ रहकर ज़ॉम्बी का शिकार बनने से बेहतर तो आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। डॉक्टर भी मान लेते हैं और रिक उन्हें अपने साथ एक गाड़ी में लेकर चल जाता है। इस तरह सभी निकल जाते हैं। सिर्फ एंड्रिया बेचारी वहां पर फंस जाती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देती है। पर कब तक कर पाती बेचारी? वो बहुत देर तक टिक नहीं पाती। सुबह होते ही सभी हाईवे पर मिलते हैं। रिक बता देता है कि मैंने शेन को मार डाला क्योंकि वो हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहा था। अब डैरल बताता है कि एक मिनट, लूका को शेन ने मार डाला, उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, फिर वो अपने आप ज़ॉम्बी कैसे बन गया? पर रिक इसका ठीक से जवाब नहीं देता तो लॉरी कहती है कि तुम जरूर कुछ जानते हो रिक, हमें भी बताते क्यों नहीं? रिक कहता है कि सुनो, अगर सच जानोगे ना तो डर जाओगे। पर डैरल तो छोड़ने वाला नहीं था और कहता है कि अगर तुम हमें सब कुछ नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे साथ कतई नहीं आएंगे। और तब रिक सच बताना शुरू करता है। असल में सीजन 1 में सीडीसी के डॉक्टर जेनर ने रिक के कान में कुछ कहा था, आपको याद होगा दोस्तों। जेनर ने यह कहा था कि फिलहाल धरती पर सारे इंसानों के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। शुरू में तो ज़ॉम्बी के काटने से इंसान ज़ॉम्बी बनते थे, लेकिन अब हालात वैसे नहीं रहे। हम सबके शरीर में ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है। अगर हम नॉर्मली मर जाएं या किसी एक्सीडेंट में मर जाएं तो हमारे अंदर का ज़ॉम्बी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारे शरीर को पूरी तरह फिर कंट्रोल करेगा और आखिर में हम सभी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसीलिए जब शेन ने लूका को मार डाला तो उसके शरीर में जो ज़ॉम्बी वायरस था उसने उसे एक ज़ॉम्बी बना दिया। उसी तरह जब रिक ने शेन को मार डाला तो वो भी ज़ॉम्बी बन गया, जिसे काल ने शूट कर दिया था। मतलब हम सबकी बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस है। बस दोस्तों, अब सबके दिल में डर बैठ जाता है कि हम बिना कुछ किए यूं ही बैठे बैठे मर गए तो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये कैसी जिंदगी है यार? गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, भूख भी लगी हुई है और खाना भी नहीं है, हम करे तो करे क्या करें? इस तरह हिम्मत हार कर सभी बड़बड़ा रहे होते हैं कि अब करना क्या है। तो रिक चिढ़कर कहता है कि ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मातम मनाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें आगे की सोचनी होगी, तो चुपचाप बैठे रहो अभी। और सुनो, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं और सोचते हैं कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग इस ग्रुप को छोड़कर जा सकते हैं, तुम्हारा डिसीजन है। अब तक तुम लोगों ने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, मेन पिक्चर में इससे भी खतरनाक चीजें हमारा वेट कर रही है। जो लोग रियलिटी को फेस करने की हिम्मत रखते हैं वही लोग इस ग्रुप में रहे, बाकी सब निकल जाएं। ये सुनकर सभी के सभी चुप हो जाते हैं। लगता है अब रिक को ही इस ग्रुप को गाइड करना पड़ेगा और इन्हें सेफ जगह पहुंचाकर इनकी जान बचानी होगी। डॉक्टर की फार्म हाउस में एंड्रिया ज़ॉम्बी से डट कर लड़ रही होती है, अभी भी दोस्तों, हाँ अभी भी, लेकिन उसके सारे बुलेट्स खत्म हो जाते हैं। पर ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं छोड़ते। तभी हुडी पहना हुआ कोई ज़ॉम्बी को मारकर एंड्रिया को बचाता है। उसके साथ 2 ज़ॉम्बी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। उस इंसान ने उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को चेन से बांधकर अपने साथ रखा होता है। लगता है वो इन ज़ॉम्बी को कुत्तों की तरह वॉकिंग लेकर जा रहा है। यहाँ रिक को दिखाते हैं जो गहरी सोच में होता है कि यार अब आगे क्या करना है, कैसे अपनी और इन लोगों की जान बचाऊं। और दोस्तों, इसी पॉइंट पर वॉकिंग डेड के सीजन 2 का होता है दी एंड। आगे क्या हुआ, वो हुडी वाला आखिर कौन है, ये सब तो आगे के सीजन में पता चलेगा, लेकिन आगे के सीजन अब आपके हाथ में है। हाँ,
आपके हाथ में। यानी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम अगला सीजन आपके लिए ले सकें। अब की बार लाइक 20,000 पार करेंगे तो हम पक्का पक्का इसके सारे के सारे सीजन आपके लिए लेकर आ जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, इस सीरीज का भविष्य आपके हाथ में है, बता रहा हूँ। बाकी हम तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे अगले सीजन में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना।